नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। इस छोटे छोटे वीडियो की आगे की श्रृंखला में आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस यूनिट से अपने सेकंड ग्रेड में लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अपने सेकंड ग्रेड में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है और यहाँ से जो 3 प्रश्न आते हैं वो अपने 3 में से 3 प्रश्न राइट होने चाहिए। और ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लगभग पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी 11th की बुक से हैं। इसको मैंने शॉर्ट नोट्स में जो मैंने पढ़े थे वहाँ 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इसी में ही मिल गए थे। तो सबसे पहले जो ये टॉपिक स्टार्ट होता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है उसके ऊपर अपन बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक दिया है समाक्ष बंध विदलन, या जिसको कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। यहाँ से एक पिछले एग्ज़ाम जो 2022 के अंदर हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर यहाँ से एक प्रश्न पूछा था। अब वो प्रश्न क्या पूछा था वो आगे अपन चलते हैं कि यहाँ समाक्ष बंध विदलन, देखो सम और अक्ष, समास समास बंध विदलन, सम अंश होंगे, समान अंश होते हैं। अब किसके होते हैं? ये कहता है कि जब सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटे, कोई भी बॉन्ड है वो इस प्रकार टूटे कि एक बॉन्ड के अंदर, जैसे ये बंद बन रहा है इसके अंदर ए और बी के अंदर, यहाँ दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार टूटे कि एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक के पास चला जाए, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। अब कैसे होगा? जैसे ये जैसे ये दिया हुआ है समाक्ष बॉन्ड विदलन। अब यहाँ अगर बॉन्ड विदलन होता है, कौन सा? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, तो वहाँ से एक स्पीसीज बनती है, नई स्पीसीज बनती है, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो अभी सेकंड ग्रेड में एक पूछा था, क्वेश्चन पूछा था हमारे 2022 वाले में पूछा था कि समाक्ष बंध विदलन से होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन था और राइट होना चाहिए था, बहुत इजी सवाल था वो। ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ से बनेगा कैसे? जैसे ये है ए और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसके बीच में अगर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो इसके बंध के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाया जाता है, इन दोनों को इस एरो से दर्शाया जाता है। ये दर्शा रहा है कि इस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। बनेगा जाके क्या आगे? ये ए बनेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, प्लस ये बी बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा। यहाँ मैंने एल्किल हैलाइड लिया है, ये आर और एक्स, इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, तो वे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ये एक्स आगे जाके यहाँ से क्या बनेगा? ये आर बन गया इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, और प्लस ये एक्स का एक इलेक्ट्रॉन दे गया। तो ये क्या बना है? ये बना है अपने मुक्त मूलक बना है, फ्री रेडिकल बना है। तो ये कह सकते हैं कि जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है वहाँ से क्या बनता है? मुक्त मूलक का निर्माण होता है। 1 नंबर 2 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। फिर मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री मुक्त मूलक, फिर 2 डिग्री मुक्त मूलक, और फिर 1 डिग्री मुक्त मूलक, और फिर मैथिल मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम होता है। और आगे बात करें, ये स्थायित्व का क्रम है, आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक स्थायी मुक्त मूलक कौन सा होता है? तो सबसे अधिक 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मैथिल मुक्त मूलक होता है। फिर बात करें कि मुक्त मूलकों के अंदर जो केंद्रीय परमाणु होता है या केंद्रीय कार्बन होता है, उसका संकरण, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? वो जो होता है वो sp2 संकरण होता है, उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं और समझने वाली है। तो ये होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कंप्लीट होता है। याद रखना है कि इसमें से होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो वहाँ से बनता क्या है? मुक्त मूलक बनता है। और मुक्त मूलक बनेगा तो इनके स्थायित्व 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, और इसके अंदर प्रत्येक कार्बन होता है वो sp2 संकलित होता है। इतनी बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। फिर आगे बात करते हैं हेटेरोलाइटिक या विषम लंबाक्ष, विषमाक्ष, विषम लंबाक्ष नहीं, विषमास, विषमास बंध विलन या हेटेरोलाइटिक कहते हैं इसको, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन भी कहते हैं। इस प्रकार के बंध में देखो, होमोलाइटिक में क्या हो रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास जा रहा था, दूसरा इसके पास, इसके अंदर क्या होगा? एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होगा
उसके पास क्या चला जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जैसे ये ए और बी है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे जो लेके इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है उसके साथ कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। बंद के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चल जाते हैं। अब एक परमाणु के पास जाएगा, एक परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और दूसरे परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जिसके ऊपर ऋणावेश होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी, तो उसका तो क्या होगा, अष्टक पूर्ण होगा। और जिसके ऊपर धनावेश होता है उसका अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक अपूर्ण होने से वो धनावेश उसके ऊपर आ जाता है। जैसे ये एल्कोहल है, अब देखो यहाँ OH की विद्युत ऋणता इसकी अलग होगी, अधिक होगी। तब ये क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉनों को उठा लेगा। तब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया CH3 पॉजिटिव मैथिल कार्बोधनायन बन गया। और इसके साथ ये OH आ गया। OH माइनस किसके ऊपर आया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसके ऊपर आ गया। तो ये कह सकते हैं कि विषमाक्ष बंध बदलने से कार्बोधनायन भी बनता है और कार्ब ऋणायन भी बनता है। इतना ध्यान रखना है। कार्बोधनायनों के स्थायित्व का क्रम आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री और फिर होता है जो मैथिल कार्बोधनायन होता है। ये कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम होता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मैथिल मुक्त मूलक होता है। कार्बोधनायन में कार्बन परमाणु होता है वो sp2 संकरित होता है। कौन सा संकरण होता है, कार्बोधनायन में कार्बन का संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है। और ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ कार्बोधनायन से कार्बो विषमाक्ष हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से कार्बोधनायन भी बना था और कार्ब ऋणायन भी बनता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कार्ब ऋणायन के स्थायित्व का क्रम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जस्ट किसका, इसका क्या हो जाएगा, ये और फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा कार्बोनाइन। और कार्बोनाइन में प्रत्येक कार्बन होता है वो कौन सा कार्बन होता है, sp3 होता है। तो तीनों के जो केंद्रीय परमाणु होते हैं, जो केंद्रीय कार्बन होते हैं, उसका संकरण याद रखना है। मुक्त मूलक के अंदर sp2, कार्बोधनायन के अंदर भी कौन सा होता है, sp2 होता है। और कार्बोनाइन के अंदर कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। आगे अपन तीनों जो स्पीसीज है, तीनों कौन कौन सी, मुक्त मूलक की बात करेंगे आगे, मुक्त मूलक की बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कार्ब धनायन की बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कार्ब ऋणायन की बात करेंगे। इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे और तीनों के स्थायित्व की बात करेंगे। तीनों के कार्बन के केंद्रीय परमाणु के संकरण की बात करेंगे। अलग से थोड़ा पढ़ते हैं। पहला है मुक्त मूलक। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है। अब मुक्त मूलक का निर्माण या फ्री रेडिकल कहते हैं, इसका निर्माण होता है वो समाक्ष बंध विदलन द्वारा होता है और होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन द्वारा, समाक्ष बंध विदलन द्वारा इसका निर्माण होता है। समाक्ष बंध विदलन द्वारा, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन द्वारा मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है। ये CH3 एक बंध का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, दूसरा बंध का पास इलेक्ट्रॉन इसके पास गया एथेन में, ये गया, तब ये मैथिल मुक्त मूलक बन गया और ये भी मैथिल मुक्त मूलक है। दोनों मैथिल मुक्त मूलक बन गए। इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण आपको ध्यान, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बने हुए हैं, पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। समाक्ष बंध विदलन द्वारा इसका निर्माण होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि समाक्ष बॉन्ड विदलन द्वारा इसका निर्माण होता है। परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसमें एक विषम या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, क्या कहलाता है, मुक्त मूलक कहलाता है। इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये आवेश रहित स्पीसीज होती है, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन के परमाणु का जो संकलन होता है, इसके अंदर मुक्त मूलक के अंदर जो संकलन होता है वो sp2 संकलन होता है। अनुचंबकीय प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अब अनुचंबकीय क्यों होगा, क्योंकि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। केंद्रीय कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है। संक्रमण अवस्था sp2 संरचना चतुष्फलकीय संरचना होती है। इसकी जो संरचना होती है वो आपको ध्यान रखनी है, चतुष्फलकीय या पिरामिडी होती है। मुक्त मूलक 3 प्रकार के होते हैं। एक 1 डिग्री मुक्त मूलक, 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री कार्बन पर क्या हो, ये मुक्त मूलक है, 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन पे। और 2 डिग्री मुक्त मूलक का मतलब है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है वो प्रत्यक्ष रूप से अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है जो प्रत्यक्ष रूप से अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों है,
क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से दो कार्बन से, कौन सा, एक इससे और इससे जुड़ा हुआ है। तो ये 2 डिग्री कार्बन पर अगर मुक्त मूलक है तो वो 2 डिग्री मुक्त मूलक। अब ये भी है तो वो 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एक प्रत्यक्ष रूप से एक प्रत्यक्ष रूप से, ये 2 डिग्री मुक्त मूलक हो जाएगा। फिर 3 डिग्री होता है जो प्रत्यक्ष रूप से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन, और उस कार्बन पर अगर मुक्त मूलक है तो वो 3 डिग्री मुक्त मूलक। ये एक, ये दो, ये तीन से जुड़ा हुआ, तो ये 3 डिग्री मुक्त मूलक। ये 3 प्रकार के हैं, और इन तीनों के जो स्थायित्व का क्रम होता है वो आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, और फिर 1 डिग्री होता है, और फिर मैथिल मुक्त मूलक होता है। तो ये स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। फिर स्थायित्व का क्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 डिग्री C6H5 3 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला फाइनल मुक्त मूलक, ये 3 है, और ये 2 वाला है। ये भी आपको क्रम है, स्थायित्व का क्रम आपको याद रखना है। मुक्त मूलकों के स्थायित्व का कारक, स्थायित्व को 2 कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन प्रभावित करता है, ये सब क्वेश्चन भी पूछा है कि मुक्त मूलकों के स्थायित्व को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये पूछा गया है। कौन कौन से कारक करेंगे, अनुनाद करता है, रेजोनेंस करता है, और अति संयुग्मन करता है, अति संयुग्मन, ये दोनों होते हैं, वो किसको प्रभावित करते हैं, मुक्त मूलकों के स्थायित्व को। तो याद रखना है MAA, माँ शब्द याद रखना है। ये मुक्त मूलक, ये अनुनाद, ये अति संयुग्मन, मुक्त मूलक, अनुनाद, अति संयुग्मन, ऐसे करके इसको याद रखना है, और जिसको समझ में आ गया तो वो समझ के कर सकते हैं। फिर इनके स्थायित्व की बात करते हैं, तो सबसे अधिक जो स्थायी होता है वो फेनिल मुक्त मूलक 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर एलिलिक मुक्त मूलक, फिर 3 डिग्री मुक्त मूलक, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर मैथिल मुक्त मूलक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सेकंड ग्रेड के आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनके स्थायित्व का क्रम क्या होगा। तो ये 3-4 मुक्त मूलक दिए हो सकते हैं, और इनके स्थायित्व का क्रम पूछा जाता है। तो सबसे अधिक होता है बेंजील मुक्त मूलक, फिर एलिल मुक्त मूलक, फिर तृतीयक एल्किल, द्वितीयक एल्किल, और प्राथमिक एल्किल मुक्त मूलकों का स्थायित्व का क्रम होता है। तो ये क्रम भी आप अपनी कॉपी में ऐड कर देना, और पूछा जाएगा कि इनके स्थायित्व का क्रम क्या होता है, तो ये वाला याद रखना है। दूसरी बात करें, यह है कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन होता है। निर्माण कैसे होता है, ये निर्माण कैसे होता है अपन ने पीछे पढ़ा था कि विषमास बंध विकलन होता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, जिसके द्वारा कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन दोनों का निर्माण होता है। फिर विषमास बंध विकलन द्वारा इसका निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होता है, अष्टक अपूर्ण होता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। धनावेशित स्पीसीज होती है, अस्थायी स्पीसीज होती है। अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तब ये होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है। धनावेशित कार्बन होता है वो sp2 संकरण होता है। तो कार्ब धनायन के अंदर sp2 संकरण, और मुक्त मूलक के अंदर भी sp2 संकरण होता है। इसकी आकृति समतल त्रिभुजीय आकृति होती है। इसके अंदर जो बंद कोण होता है वो, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें समझना कुछ नहीं है। ये बंद कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। क्या बनेगा, कार्ब कैटायन बनता है, किस बंध विदलन द्वारा, विषमाश बंध विदलन द्वारा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन द्वारा, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है। इसके प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। 1 डिग्री, अगर पॉजिटिव चार्ज का है, 1 डिग्री कार्बन के ऊपर है। 1 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन, जो प्रत्यक्ष रूप से अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है। जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो 1 डिग्री है ही। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो 2 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री कार्बन कौन सा, जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री कार्बन पर है, इसलिए ये प्रकार का कार्बोकैटायन कौन सा होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो 3 डिग्री कार्बन के ऊपर होता है। कार्बोकैटायन का स्थायित्व, अब स्थायित्व की व्याख्या निम्न कारकों से की जाती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में आगे आने वाले में पूछा जा सकता है कि कौन से कारक हैं जो कार्बोकैटायन के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रेरणिक प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव और विलायकीकरण। ये 4 कारक होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोकैटायन के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, और आपको
अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगर कहीं नहीं लिखी हुई है तो इसको आप नोट कर लेना। एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव और अति संयुग्मन से धनावेशित कार्बन परमाणु के धनावेश बढ़ता है। देखो प्लस आई होता है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है उसको, तो उसके धनावेशित कार्बन परमाणु के धनावेश में बढ़ता है। जैसे स्थायित्व में, स्थायित्व अब धनावेश बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा और क्रियाशीलता उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर उस धनावेशित कार्बन से प्लस आई प्रभाव वाला कोई समूह जुड़ा हुआ है और अति संयुग्मन उसके अंदर हो रहा है तो फिर क्या होगा, उस कार्बन परमाणु का धनावेश और भी बढ़ जाता है। अब धनावेश बढ़ेगा तो उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। धनावेश बढ़ेगा तो स्थायित्व कम होगा। अब स्थायित्व कम होगा तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अगर धनावेश ज़्यादा है, ये देखो धनावेश ज़्यादा है तो क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी, और जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है तो उसका स्थायित्व बहुत कम होगा। ठीक है, ये कार्बोकैटायन के धनावेश में कमी आती है। धनावेश में कमी आएगी, धनावेश में कमी आएगी तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, और धनावेश स्थायित्व बढ़ेगा तो क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी आएगी। अगर कार्ब ऋणायन है और दूसरा समूह, देखो ये समूह अगर ये जी समूह है ना, ये ऐसा है कि इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ, इसके धनावेश में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जिसके धनावेश में कमी आई तो उसके स्थायित्व में वृद्धि होगी, और स्थायित्व में वृद्धि होगी तो क्रियाशीलता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये जो जी समूह जुड़ा हुआ है ये ऐसा है जो इससे इलेक्ट्रॉन ले, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव का मतलब धनावेश इसका बढ़ेगा, और धनावेश बढ़ेगा तो क्या होगा, स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, और स्थायित्व कम होगा तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, अपने आप क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, दोनों समूह के साथ जुड़ा हुआ है। प्लस आई वाला है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उसको उससे खींचेगा। माइनस आई वाला है तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो वो जी, ये जो जुड़ने वाला समूह है उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या होता है। अब इनके स्थायित्व का क्रम की बात करें, पहले ही बता चुके हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाली, ये पहले ही बात बता चुके हैं। इनके स्थायित्व का क्रम होता है वो, जो मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम होता है वो लगभग सेम रहता है। तो ये स्थायित्व के क्रम वाला आप अपने नोटबुक के अंदर इसको ऐड कर देना, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में, और पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। आगे पूछा है कार्बोनाइन, जो कार्ब ऋणायन होता है उसके अंदर कार्बन का जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड डिफ्यूजन द्वारा इसका निर्माण होता है। अष्टक पूर्ण होता है, ऋणावेश होता है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो ये अब इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं तो इसको क्या चाहिए, नाभिक चाहिए, इसलिए ये नाभिक चिन्ह की तरह कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। वो इलेक्ट्रोफाइल था, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर इसको स्थायित्व देने के लिए नाभिक चाहिए। ऋणावेशित कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु होता है। आकृति चतुष्फलक की होती है, त्रिकोणीय होती है। बंद कोण 109.5 डिग्री होता है। संक्रमण अवस्था sp2 संकरण होती है। कार्ब कैटायन 3 प्रकार की वही होती है वापस, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये तीनों होती है कार्ब कैटायन के प्रकार होते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये तीनों प्रकार बहुत सिंपल है, इसको ध्यान रखना है। अब इनके स्थायित्व का क्रम होता है वो प्रेरणिक प्रभाव द्वारा समझा जाता है। कौन होता है, इसके स्थायित्व का क्रम होता है ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, और फिर ऐसे आगे चलता है। तो अगर प्लस आई प्रभाव वाला समूह है तो फिर वो क्या करेगा, ऋणावेश को बढ़ाएगा। ऋणावेश बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा, और स्थायित्व घटेगा तो क्रियाशीलता अपने आप बढ़ जाएगी। फिर ये यहाँ से आज के इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। कार्बोधनायन, मुक्त मूलक, और कार्ब ऋणायन, और दोनों बॉन्ड कौन से, हेट्रोलाइटिक मतलब समास बंध विदलन, और एक विसमास बंध विदलन। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। आपके इस वीडियो में लगभग 2 से 3 प्रश्न बनने की अच्छी संभावना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। ये 5 टॉपिक, कार्बोधनायन, कार्ब ऋणायन, और कार्बोधनायन, कार्बोनाइल, और मुक्त मूलक और ये, और एक समाक्ष और वासुमाक्ष, यहाँ से कम एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करेंगे अगले वीडियो में।